हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो बीकॉम प्रोग्राम के लिए वीडियो होने वाली है। तो कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज। इसके बाद में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वैसे तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसको आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बोर्ड ऑफ अ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी लॉ। तो 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिफाइन कंपनी एंड व्हाट इट्स फीचर। आपको कंपनी डिफाइन करनी है और कंपनी के फीचर्स यहाँ पे बताने हैं। फिर व्हाट इज़ अ पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी क्या है, उसके आपको वेरियस टाइप बताने हैं कंपनीज के एज पर कंपनी एक्ट 2013, यानी कि वन पर्सन कंपनी क्या होती है और कंपनी एक्ट 2013 के वेरियस टाइप कंपनी आपको यहाँ पे बतानी है। फिर कॉरपोरेट वेल क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको डिफ़ाइन करनी है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, और फिर आपको एक एग्जेम्पशन इनके बताने हैं प्राइवेट कंपनी के। तो फिर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट, इसमें देखो यहाँ पे दे रखा है, एक्सप्लेन वेरियस स्टेज इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, मेंशन वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। फिर इसमें आता है हु इज़ प्रोमोटर। फिर उसके बाद आपको डिस्कस करने हैं इसके फंक्शन, ठीक है, प्रोमोटर क्या है और उसके फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। फिर इसका क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन लीगल स्टेटस ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी। फिर राइट देखो, आपके क्वेश्चन पेपर में आपको एक शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, वो किसी पे भी आ सकता है। तो NCLT जो है यहाँ पे दे रखा है आपको, NCLT ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा और आपको एक शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से करके जाना, NCLT आपकी 100% आएगा। तो राइट शॉर्ट नोट लिखना है आपको, इन 5-6 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से आपको किसी पे भी लिखने को आ सकता है। फिर यूनिट सेकंड आती है, जिसमें व्हाट इज़ आपको यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताना है। फिर व्हाट इज़ द क्लॉज, हाउ इट्स अल्टर्ड। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी चलाता हूँ। फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं विद वो, बस जो हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो विद आंसर है, तो आपको हेल्प होगी। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों इन्हें नोट कर लीजिए, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इनके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी है आपको जैसा अच्छा लगे। फिर आप इनको ढूंढ सकते हैं अपनी बुक्स में। इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, देखो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो मैं कहूँगा देखो इसमें वाइंडिंग में आपको देखो क्या मिलेगा, व्हाट इज़ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, एक्सप्लेन वेरियस मोड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। तो ये कंपनी कैसे बंद होती है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है वो चीज़ आपको बतानी है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, यह आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पेपर में, तो इसको ज़रूर करके जाना। और यहाँ पे एक और है, तो ये आपको देखो ये कहीं ना कहीं इसमें आ सकता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके जाना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैंने आपको 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। अब हिंदी मीडियम की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, निदेशक मंडल की शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, क्या उनकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध है, अगर है तो क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो निदेशक मंडल क्या है वो चीज़ आपको बतानी है। फिर उसके बाद उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं उनका यहाँ पे आपको वर्णन करना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उसके प्रतिबंध भी बताने हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्या वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा पढ़कर। वैसे अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और मेरे को DM कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा ये PDF। तो देखो अब क्या है, आपको निदेशक मंडल की क्या शक्ति है। देखो एक तो वो अपनी नॉर्मल बैठक बुला सकता है, अगर कोई उसको संकल्प पारित करना है या कोई कंपनी के रिलेटेड कोई उसको सूचना देनी है, तो वो अपने निदेशकों की जो मंडल है वो एक संकल्प पारित कर अपनी आम बैठक बुला सकता है। तो इस तरीके की इनकी जो होती है ये शक्तियाँ होती हैं। फिर उसके बाद इनके जो प्रतिबंध है वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो मेरा मेन मकसद आपको, तो देखो अब यहाँ पे कंपनी के क्या प्रतिबंध है। देखो एक जो निदेशक मंडल है ना,
अब निदेशक मंडल अपनी मर्जी से कोई भी जो कह सकते हो मतलब कि कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो देखो, निदेशक मंडल अपनी मर्जी से हर काम नहीं कर सकता। अगर निदेशक मंडल अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से तो बंद नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले एक बैठक बुलानी पड़ेगी। उस बैठक में जो शेयर यानी कि जो शेयर होल्डर होंगे, जो कंपनी में जिनका हिस्सा होगा, उन सबकी बैठक होगी। फिर उसमें एक संकल्प पारित होगा कि भैया हम अपनी सबकी मर्जी से ये कंपनी बंद करना चाहते हैं। निदेशक मंडल अपनी मर्जी से कंपनी बंद नहीं कर सकता है, उसको पहले शेयर होल्डरों की भी अनुमति लेनी होगी। तो इस तरीके के प्रतिबंध यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं। बस हमारे कंपनी जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से डीएम करना, मैं आपको सारी डिटेल वहाँ बता दूँगा कैसे आपको ये PDF मिलेगा। फिर देखो, फिर क्वेश्चन आता है किसी कंपनी के स्वैच्छिक समापन से आप क्या समझते हैं। तो देखो, स्वैच्छिक का मतलब होता है स्वयं, यानी कि अपनी इच्छा से। तो किसी कंपनी का स्वैच्छिक समापन एक स्वयं लगाया गया समापन है। अन्य शब्दों में बोलूँ तो देखो, एक कंपनी है तो कंपनी अपनी मर्जी से कंपनी बंद कर सकती है, तो उसी को स्वैच्छिक समापन यहाँ पे बताया गया है। यानी अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से, अपने मन की इच्छा से कंपनी को बंद कर देना ही स्वैच्छिक समापन कहलाता है। बट लेकिन मैं आपको बता दूँ, बस स्वैच्छिक समापन ही नहीं, अब स्वैच्छिक समापन कैसे होता है वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसी कंपनी के स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले जो बोर्ड की बैठक, यानी कि जो कंपनी की बोर्ड बैठक है, वो एक आपको पूरी बोर्ड बैठक वहाँ पे बुलानी पड़ेगी। शोधन क्षमता की घोषणा, यानी कि कंपनी की स्वेच्छा से बंद करने के लिए निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्यों को फॉर्म GNL में सॉल्वेंसी की घोषणा करनी पड़ेगी। यानी कि उनको घोषणा करनी पड़ेगी कि हम जो है अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं। ठीक है, और ये बताना पड़ेगा कि 2 वर्षों के लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण, यानी कि आपको पिछले 2 साल के जितने भी विवरण होंगे, ठीक है, जितना भी आपने लिखा वहाँ पे, जितना भी लेखा जोखा करा होगा, वो सबकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति आपको बतानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, पिछले 2 साल के व्यावसायिक परिचालनों का रिकॉर्ड, तो ये दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे कौन सी बोर्ड बैठक में। ठीक है, शोधन क्षमता की घोषणा करनी पड़ेगी। फिर आपको बोर्ड बैठक का एजेंडा, जब देखो, अब बोर्ड बैठक का एजेंडा, इसमें आपको क्या एजेंडा होता है कि यानी अब आपको अपना जो कंपनी बंद कर रहे हो, तो कंपनी बंद करने के लिए आपको एक परिसमापक नियुक्त करना पड़ेगा। यानी कि परिसमापक यहाँ पे लिक्विडेटर है। ठीक है, लिक्विडेटर जो आपका जितना भी काम होगा ना, फिर वही सारा संभालेगा। कंपनी बंद करने के लिए जितना भी काम होगा वो सारा कौन करेगा, परिसमापक करेगा। तो उसको नियुक्त करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ स्वैच्छिक समापन के संदर्भ में एक प्रस्ताव, यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, और शेयर धारकों की आम बैठक बुलाने के लिए दिन, तारीख और समय भी तय करना होगा। तो ये बोर्ड बैठक का एजेंडा है। फिर उसके बाद एक सामान्य बैठक के लिए सूचना देना, यानी कि स्वैच्छिक समापन के अगला कदम होता है शेयर धारकों को एक ऐसी बैठक के एजेंडे के बताते हुए सामान्य बैठक की सूचना देना। यानी कि जो शेयर धारक है ना, उनको आपको बताना है कि एक सामान्य बैठक यहाँ पे हो रही है, तो वो चीज़ें आपको शेयर धारकों को एक सूचना देनी पड़ेगी। फिर शेयर धारकों की आम बैठक होगी, जिसमें जो पहले उनको सूचना दी जाएगी आम बैठक की, उसके बाद उनकी आम बैठक में शेयर धारकों की आम बैठक की जाएगी। उसमें विशेष संकल्प पारित किया जाएगा और लेनदारों का समाधान। यदि कंपनी पे कोई यानी कि कह सकते हो कोई लाइबिलिटी है, तो उसको कैसे, मतलब कि किस तरीके से उतारना है, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। फिर उसके बाद ROC और IBBI के पास संकल्प दाखिल करना पड़ेगा। ये एक एजेंसी टाइप है जिनके पास हमें ये प्रस्ताव देना पड़ेगा कि हम जो नॉर्मली जो हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको प्रस्ताव दाखिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद परिसमापक कंपनी का प्रभावी बन जाएगा। अब परिसमापक कंपनी का कार्यभार संभालेगा, इसलिए परिसमापक कंपनी के स्वैच्छिक समापन में शामिल बाकी चरणों के निरीक्षण करेगा। इसमें क्या है, कंपनी की संपत्ति की वसूली होगी, कंपनी के बकाया ऋण का निपटान होगा और शेयरधारकों के बीच आय वितरण भी यहाँ पे किया जाएगा। फिर उसके बाद सार्वजनिक घोषणा होगी, यानी कि पूरे मतलब कह सकते हो सबके सामने ये चीज़ आ जाएगी, ये कंपनी का समापन हो चुका है। ठीक है, उसके लिए आपको एक अंग्रेजी अखबार और दूसरा एक क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र में आपको ये सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फिर 9वां पॉइंट कहता है दावों का निपटान, यानी दावे और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद परिसमापक ऐसे दावों का सत्यापन करेगा। इसके लिए ये तो
दावों और अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार कर सकता है, तदनुसार उनका निपटान कर सकता है। तो जितने भी दावे हैं उन सबको निपटान करेगा। 45 दिन के भीतर परिसमापक को दावा करने वाले हित धारकों की एक सूची तैयार करनी पड़ेगी। ऐसी सूची को निम्नलिखित विवरण देने होंगे। हित धारकों का विवरण, स्वीकृति, दावे की राशि, सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों का विवरण, स्वीकृति और अस्वीकृति दावों की साक्ष्य या परिणाम। ये चीज़ें यहाँ पे इनको विवरण लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट बनेगी जो 45 दिनों के बाद परिसमापक एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें कहा जाएगा कि कंपनी की पूंजी संरचना, परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि पर परिसंपत्ति और देनदारों का अनुमान और परिसमापक का इरादा कंपनी के पदोन्नति आदि जैसे मामलों की आगे की जांच करने का है और परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना और अनुमानित परिसमापन लागत, ये चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। फिर अनुसूचित बैंक में बैंक खाता, इसके बाद परिसमापक सभी देय धन प्राप्त करने और परिसमापन लागत को पूरा करने के लिए एक शेड्यूल बैंक में कंपनी के नाम पर एक बैंक खाता खोलेगा। ठीक है, तो ये इसकी जो भी है ना, ये नॉर्मली एक प्रोसीजर है कंपनी समापन करने के लिए। फिर कर अधिकारियों से NOC लेगा, फिर संपत्ति की प्राप्ति करेगा, फिर आय का वितरण करेगा और परिसमापन प्रक्रिया पूरी करने की अवधि 12 महीने के भीतर परिसमापन प्रक्रिया पूरी करेगा। अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। फिर NCLT कार्रवाई होगी, जो NCLT मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। देखो NCLT कार्रवाई होगी, इसमें सबसे पहले आवेदन किया जाएगा जो परिसमापक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, फिर आदेश, जो NCLT आदेश देगी उस तारीख को, मतलब कि जो आदेश मिलेगा ना, फिर NCLT ऐसे आवेदन पर एक आदेश पारित करेगा कि कंपनी आदेश की तारीख से या आदेश में उल्लेखित तारीख से भंग हो जाए, यानी कि जो डेट दी गई है उस डेट पर जो आपकी कंपनी है वो बंद कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आदेश मिलने के बाद दाखिल करना, फिर परिसमापक ROC के पास आदेश की एक प्रति दाखिल करेगा, यानी इसकी फ़ोटोकॉपी लेके वो क्या करेगा, वो ROC में जाके दाखिल कर देगा कि हमारी कंपनी बंद हो रही है। ठीक है, इस डेट को। फिर उसके बाद अभिलेखों का संरक्षण, कंपनी के विघटन की तारीख से कम 8 वर्षों तक सभी आवश्यक रिपोर्ट, रजिस्टर, खातों की पुस्तक को संरक्षित करेगा, यानी कि जितने भी एक कंपनी के, जो उस कंपनी को हम बंद कर रहे हैं उस कंपनी से 8 साल पहले के जितने भी, यानी कि 8 साल से जितने भी उसके रिपोर्ट होंगी, रजिस्टर होंगे, खाते होंगे, सबकी पुस्तकों को संरक्षित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है। फिर क्वेश्चन आता है सेकंड, इसमें कहता है भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी के गठन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विश्लेषण करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 प्रमुख चरण बता रखे हैं, विभाजित किया गया है, जिनकी चर्चा नीचे दी गई है। तो पहला है पदोन्नति चरण, पंजीकरण चरण, निगमन चरण, फिर व्यावसायिक मंच का प्रारंभ। ये भी देखे कंपनियों के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखे हैं पदोन्नति चरण दे रखा है, पंजीकरण आप इसको पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको देखो यहाँ दिखा है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। मेरा मेन मकसद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर देखो क्वेश्चन आता है डिबेंचर क्या है, डिबेंचर के निर्गम और मोचन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। डिबेंचर क्या है, एंट्रीज आपने करी होगी अकाउंटिंग में। तो देखो एक कंपनी का कर्ज है, ये डिबेंचर क्या है, ये एक कंपनी का कर्ज है, ये पैसे उधार लेने के समान है जिसके कुछ समय बाद चुकाना पड़ता है। डिबेंचर एक निश्चित ब्याज दर होती है। संगठन और सरकारें दोनों अक्सर धन या पूंजी जुटाने के लिए डिबेंचर जारी करती है। अब डिबेंचर के प्रावधान यहाँ पे जारी करने के से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। यहाँ पे डिबेंचर के मोचन से संबंधित प्रावधान भी दे रखे हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। फिर क्वेश्चन आता है किसी भी कंपनी का शेयर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये प्रक्रिया आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। तो देखो यहाँ पे प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रक्रिया में बताया गया है शेयरों का हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और आंतरिक के बीच बैठक होनी चाहिए, यानी कि बैठक यहाँ पे किसके बीच होनी चाहिए, जिसका शेयर है और जिसको ट्रांसफ़र करना है उन दोनों के बीच एक बैठक होनी चाहिए। फिर है SH4 में शेयर ट्रांसफ़र डीड का निष्पादन कानून के अनुसार ट्रांसफ़रकर्ता ट्रांसफरी द्वारा विविध निष्पादित, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित है। फिर या तो यहाँ पे देखो बहुत शुद्ध हिंदी दे रखी है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप
कुछ जो आपको आंसर नहीं समझ आ रहे हो तो आप उनको सर्च कर सकते हो गूगल पे। बस क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो अब क्वेश्चन आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पे बता रखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर दस्तावेज है, दस्तावेज को संदर्भित करता है जिसमें मुख्य विवरण शामिल होता है जो कंपनी के निगमन के लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ एसोसिएशन यानी कि आर्टिकल एसोसिएशन, इसको AOA भी कह सकते हैं और दूसरे वाले को MOA भी कह सकते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेख उन दस्तावेजों को संदर्भित करते हैं जिनमें कंपनी को विनियमित करने वाले सभी मानदंड और नियम शामिल होते हैं। सूचना का प्रकार क्या है, कंपनी के उद्देश्य और शक्तियाँ हैं, कंपनी के नियम हैं। फिर दर्जा क्या है, ये शाफी अधिनियम के अधीन है, ये MO के अधीन है। यानी कि जो अधिनियम है ना आपका कंपनी 2013 जो एक्ट है उसके अंदर ये आता है, और ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो आपका MOA के अंदर आता है। यानी कि आपका जो अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना उसके अधीन ये आता है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेख को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। एक ज्ञापन में 6 मौलिक खंड होते हैं और कंपनी के आवश्यकता के अनुसार लेख तैयार किए जा सकते हैं। अनिवार्यता क्या है इसकी, हाँ सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है ये, और जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन केवल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने लेखों का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता होती है, जबकि शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी लेखों के स्थान पर तालिका F का विकल्प चुन सकती है। पंजीकरण के समय अनिवार्य फाइलिंग आवश्यक है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये आवश्यक नहीं है। परिवर्तन, AGM में विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद परिवर्तन किया जा सकता है और केंद्र सरकार या कंपनी लॉ बोर्ड की पूर्व सहमति अनिवार्य है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है, AGM में विशेष प्रस्ताव पारित कर बदलाव की अनुमति दी गई है। फिर रिश्ता क्या है यहाँ पे देखो, ये थोड़े से रिलेशनशिप भी है यहाँ पे। तो कंपनी और तीसरे पक्ष के बीच परस्पर क्रिया को निर्देशित करता है। कंपनी और उसके सदस्यों के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पे दायरे से बाहर जाकर किए गए कृत्य बिल्कुल शून्य है और शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन आता है शेयरों द्वारा सीमित कंपनियों और गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के बीच अंतर। शेयर कंपनियों द्वारा सीमित, यहाँ पे क्या है, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां शेयर धारकों के स्वामित्व में है और शेयर पूंजी के साथ निगमित है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को शेयरों में विभाजित किया गया है जिनसे प्रत्येक को एक नाममात्र मूल्य दिया गया है। प्रत्येक सदस्य को इनमें से कम एक जारी शेयर लेने के लिए सहमत होना होगा। यानी कि शेयर कंपनियों द्वारा सीमित कंपनी का मतलब जो कंपनी के सारे शेयर बटे हुए हैं जिसमें सबका हिस्सा है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दूसरी तरफ गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या है उसे देख लेते हैं। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के पास शेयर या शेयर धारक नहीं होते। इस प्रकार की कंपनी सदस्यों द्वारा नियंत्रित की जाती है और बिना शेयर पूंजी के निगमित की जाती है। प्रत्येक जो गारंटर है यानी जो गारंटी दे रहा है को एक वित्तीय गारंटी प्रदान करनी होगी जो कंपनी के ऋणों और वित्तीय घाटे के लिए उनकी व्यक्तिगत देनदारी की सीमा है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, तो आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है प्रवर्तकों के कार्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमोटर क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपनी के प्रवर्तक कंपनी का आकार देता है, इस प्रकार वे कंपनी को आकार देते हैं। हालांकि एक प्रमोटर किसी कंपनी का मालिक नहीं होता। प्रमोटर और प्रवर्तक एक ही है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ
तो देखो, प्रमोटर कंपनी को स्थापित करने और चलाने में मदद करता है, लेकिन कंपनी के शेयरधारक कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। प्रमोटर कंपनी के व्यवसाय को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाते हैं, जैसे बाजार में प्रतिभूतियों को प्रवाहित करना, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाना, या प्रोस्पेक्टस में आपको जितना भी उसके रूल रेगुलेशन होते हैं ना, वो चीज़ होती है। फिर हालांकि यदि कोई व्यक्ति पेशेवर रूप से काम कर रहा है तो उसे प्रमोटर नहीं माना जाएगा। अब प्रमोटर के कार्य क्या है वो यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है, एक प्रमोटर को कंपनी गठन के विचार को समझने, कल्पना करने की आवश्यकता है। एक प्रमोटर व्यावसायिक विचार की व्यवहार्यता और व्यवहारिकता पर ध्यान देता है। वह ये आकलन करता है कि कंपनी के गठन व्यवहारिक और लाभदायक होगा या नहीं। तो मैं आपको नॉर्मली बताऊं ना, एक कंपनी के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है ना, वो प्रमोटर है। ठीक है, प्रमोटर कंपनी कैसे चलेगी, किस तरीके का, यानी कि कंपनी बनने से पहले के सारे डॉक्यूमेंट बनाना, है ना, ये सब काम करता है प्रमोटर करता है। प्रमोटर एक कह सकते हो एक योजना तैयार करता है कंपनी के लिए कि इस तरीके से चलेगी। तो ये सारे काम किसके? प्रमोटर के। देखो, प्रमोटर कंपनी का नाम तय करता है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सामग्री का निपटान करता है। प्रमोटर कंपनी के मुख्य कार्यालय का स्थान तय करता है। तो यानी कि कंपनी से बनने के पहले जितने भी कार्य होते हैं ना, वो सारे कौन करता है? प्रमोटर। ठीक है, देखो मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल दिए, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। फिर आता है शेयर वारंट से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? तो ये शॉर्ट नोट में आपके लिए आ सकता है। तो शेयर वारंट या स्टॉक वारंट किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए दस्तावेज हैं जो आपके किसी विशेष स्थिति या एक निर्धारित अवधि के भीतर कंपनी के शेयरों का एक विशिष्ट कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। तो नॉर्मली जो शेयर आपके हैं, जो आपके स्टॉक हैं, आपको कंपनी एक डेट देती है, एक दस्तावेज देती है कि इस डेट पर आप एक विशिष्ट कीमत पर अपने शेयर स्टॉक को बेच सकते हो या खरीद सकते हो। ठीक है, तो यह शेयर वारंट, आप इसको और डीपली पढ़ सकते हो। फिर आता है एसोसिएशन के ज्ञापन को कैसे बदला जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अधिनियम की धारा 256 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि ज्ञापन का अर्थ किसी कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन से है जो मूल रूप से किसी पिछले कंपनी कानून या अधिनियम के अनुसरण में समय समय पर तैयार किया गया या बदला गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के पहचान पत्र की तरह होता है। ये किसी भी कंपनी को शामिल करने से पहले तैयार किया गया एक दस्तावेज है। ये कंपनी के प्रमोटरों द्वारा तैयार किया जाता है और सार्वजनिक दस्तावेज है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। अब इसको परिवर्तन करने के लिए क्या है? पहला चरण है निदेशक मंडल की एक बैठक की सूचना, यानी कि निदेशक मंडल बैठक करने के लिए एक सूचना जारी करेगा। फिर निदेशक मंडल के साथ बैठक, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने के दूसरे चरण में बोर्ड बैठक के आयोजित करना शामिल है। बैठक में प्रस्तावित परिवर्तन की आवश्यकता पक्ष और विपक्ष पर चर्चा हुई। अंत में यदि BOD इस तरह के बदलाव के लिए सहमत होता है तो आम बैठक आयोजित करने की तारीख, स्थान व समय तय किया जाता है। इसके अलावा एक निदेशक या किसी कंपनी को कंपनी के सभी सदस्यों को आम बैठक में भाग लेने के लिए नोटिस देने के लिए अधिकृत किया गया है। फिर उसके बाद एक असाधारण आम बैठक की सूचना, जिसमें आपके जितने भी नोटिस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, भौतिक माध्यम से भेजा जा सकता है। इसमें निदेशक, सदस्य, लेखा परीक्षक, यानी कि इसमें कंपनी के रिलेटेड जितने भी बंदे होंगे ना जो इससे जुड़े हुए हैं, वो सबको एक असाधारण आम बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सब होंगे। फिर एक सामान्य बैठक होगी। सबसे पहले सामान्य बैठक के दिन बैठक के लिए कोरम की जांच की जाती है। एक निजी कंपनी के लिए कोरम न्यूनतम 2 व्यक्ति होने चाहिए और एक सार्वजनिक मामले में कोरम न्यूनतम 5, यानी कि सामान्य बैठक में जो व्यक्ति है ना वो आपके सार्वजनिक में होंगे सिर्फ 5, न्यूनतम कम से कम 5 बंदे होने चाहिए जब जाके सामान्य बैठक होगी, और प्राइवेट में 2। फिर उसके बाद इसका चरण आता है 5, जिसमें आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाके आवेदन दाखिल करना होगा। ये अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना है तो आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना होगा 30 दिनों के भीतर। ठीक है, ये तो इसका था, ये पूरे 5 चरण थे जिसमें आपको ये चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने के लिए करना होगा। फिर आता है वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य हैं।
तो यहाँ पे उद्देश्य दे रखे हैं, आम बैठक क्या होती है तो यहाँ पे बताई गई है, तो आप उसे पढ़ लेना। तो वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य साधारण व्यवसाय से संबंधित उद्देश्य हो सकते हैं, विशेष व्यवसाय से संबंधित उद्देश्य हो सकते हैं। अब साधारण व्यवसाय से संबंधित उद्देश्य क्या है? आगामी कैलेंडर वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना, कंपनी के बीओडी द्वारा प्रदान किए गए लाभांश की घोषणा और पुष्टि करना, मतदान प्रणाली के माध्यम से नए बीओडी या निदेशक मंडल का चुनाव करना। तो इसलिए साधारण व्यवसाय से संबंधित उद्देश्य हो सकते हैं। इसी के साथ वार्षिक आम बैठक में विशेष व्यवसाय से रिलेटेड क्या उद्देश्य हो सकते हैं? यदि निदेशक मंडल कंपनी की अधिकृत इक्विटी पूंजी को बढ़ाना चाहता है तो सदस्यों और इक्विटी धारकों की मंजूरी लेना जरूरी है, इसलिए एक वार्षिक आम बैठक हो सकती है। ये उसका उद्देश्य है। यदि बीओडी कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में बदलाव करना चाहते हैं तो सदस्यों और इक्विटी धारकों की मंजूरी लेना जरूरी है। तो ये उद्देश्य है इनके। कंपनी के निवेशकों द्वारा उठाए गए किसी भी संघर्ष, मुद्दे, शिकायत का समाधान करना भी एक वार्षिक आम बैठक का एक उद्देश्य है। कंपनी के निवेशकों के हित में रक्षा करना, कंपनी के निवेशकों के हित की रक्षा करना भी एक वार्षिक आम बैठक का उद्देश्य है। अब क्वेश्चन आता है इंडोर प्रबंधन के सिद्धांत की व्याख्या करें और इसके क्या अपवाद हैं वो बताने हैं। यदि कोई है तो सिद्धांत के लिए, तो ये इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसे देख सकते हैं। इंडोर क्या है? इंडोर प्रबंधन का सिद्धांत, जिसे इसमें बताया गया है, मतलब कि एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ अनुबंध करता है उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि लेन देन कंपनी के लेख और ज्ञापन के द्वारा अधिकृत है। आंतरिक अनियमितताओं पर गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि कोई अनियमितता है तो भी कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा क्योंकि व्यक्ति ने अच्छे विश्वास के आधार पर कार्य किया है। तो इंडोर प्रबंधन के सिद्धांत के अपवाद है अनियमितता का ज्ञान। यदि आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको मतलब कि आप कह सकते हो कि उसमें आप एक कंपनी के बारे में उल्टी सीधी बातें की गई हैं, बट लेकिन आप जब भी उस कंपनी पे अपना कार्य दे रहे हो, उसके संग अनुबंध कर रहे हो, फिर वो काम जो है वो सही से नहीं करता है, तो वहाँ पे इंडोर प्रबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर दूसरा है अनियमितता का संदेह। तो आप इसको पढ़ सकते हो, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आपके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उन्हें भी देखना है। फिर क्वेश्चन आता है वैधानिक कंपनियों और पंजीकृत कंपनियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वैधानिक कंपनी क्या है? केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम द्वारा गठित कंपनी को वैधानिक कंपनी कहा जाता है। दूसरी तरफ पंजीकृत कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों को पंजीकृत कंपनी के रूप में माना जाता है। अब पंजीकृत कंपनियां बहुत सारी होती हैं। पहला होता है शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड, गारंटी द्वारा कंपनी लिमिटेड, असीमित कंपनियां। तो ये भी आपको शॉर्ट नोट में अलग अलग कंपनियों के नाम के बारे में पूछा जा सकता है कि असीमित कंपनियां क्या होती है, तो उसको भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। फिर क्वेश्चन आता है किसी कंपनी के निगमन से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे बताया गया है किसी कंपनी के निगमन से क्या तात्पर्य है। एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के निगमन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखो, किसी कंपनी का निगमन उस कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसका उपयोग कॉरपोरेट इकाई या कंपनी बनाने के लिए किया जाता है। एक निगमित कंपनी अपने आप से एक अलग इकाई, कानूनी इकाई होती है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन निगमों को अनेक उनके नाम या नाम में इंक या लिमिटेड जैसे शब्दों से पहचाना जा सकता है। ये अपने मालिकों से पूरी तरह अलग है, एक कॉरपोरेट कानूनी इकाई बन जाती है। अब एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के निगमन की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले नाम की स्वीकृति। अगर आप कोई कंपनी स्टॉक कंपनी बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपको नाम की स्वीकृति लेना जरूरी है। यदि आप कोई नाम कंपनी का रखना चाहते हो तो पहले वो नाम देखना पड़ेगा कि वो नाम आपका पहले से है क्या नहीं। यदि वो नाम पहले से नहीं है तो आप उसको ले सकते हो। नाम के अंत में आपको लिमिटेड प्राइवेट कंपनी शामिल करना पड़ेगा जब आपकी एक कंपनी तैयार होगी। फिर उसके बाद आपको दस्तावेज दाखिल करना पड़ेंगे, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लेख, जो भी आपका कंपनी किस लिए बना रहे हो, क्या चीज़ है, वो सबके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे आपका क्या। फिर उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार के
प्राप्त नाम अनुमोदन पत्र की एक प्रति, यानी कि जो आपको नाम, जो आपने नाम चुना है और वो नाम आपका अवेलेबल है तो आप उसको ले सकते हो। तो उसके लिए एक आपको एक पत्र मिलता है, तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, आप इन्हें पढ़ सकते हो। फिर आपको फाइलिंग और पंजीकरण का शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे नॉर्मली कंपनी रेडी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक सार्वजनिक और निजी कंपनी के बीच में, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी के बीच में। तो सार्वजनिक, यहाँ पे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ है एकदम, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एक निजी कंपनी का स्वामित्व व्यवसाय अपने स्वयं, यानी कि निजी कंपनी का मतलब है जिसका पूरा, जो कह सकते हो पूरा हक जो है किसी एक व्यक्ति पर होता है। एक सार्वजनिक संगठन जनसंख्या या आम जनता को अपने स्वयं से सूचीबद्ध शेयरों को पेशकश कर सकता है। तो यहाँ पे दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। फ़ायदे क्या है, फर्म का आकार क्या होते हैं, चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। होल्डिंग कंपनी क्या है और सहायक कंपनी क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको भी देख सकते हो। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। अब आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आप क्या समझते हैं, इसकी सामग्री क्या है, व्याख्या करना है आपको यहाँ पे। तो देखो, एसोसिएशन का ज्ञापन प्रत्येक कंपनी की नींव के रूप में कार्य करता है। यानी कि आपकी एक कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसी, कह सकते हो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी को, आपको क्या करना है, कंपनी कैसे काम करेगी, उसका उद्देश्य क्या है, उसको किस तरीके से कार्य करना है, रूल एंड रेगुलेशन आप कह सकते हो। तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक नींव है एक कंपनी की। तो यही बातें यहाँ पे की गई है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्या सामग्री है, पहला है नामखंड, जिसमें संगठन, फेडरेशन, नींव, मंच, परिषद, निर्वाचन, विश्वास, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। नामखंड में आपको कंपनी, अपनी जो आपकी कंपनी नाम है उसके आप आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शीर्षक प्राइवेट लिमिटेड के साथ समाप्त होने चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है। पंजीकृत कार्यालय का खंड है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, पूंजी खंड है, दायित्व खंड है। तो आप इसको पढ़ना यार, मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही देखने आया है जिसने बुक पढ़ी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रबंध निदेशक को परिभाषित कीजिए। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, अयोग्यता, कार्यालय, पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम में के प्रावधान बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको डीपली पढ़ना। थोड़ा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे इसके अयोग्यता वगैरह क्या है वो आप देख सकते हो। फिर आता है वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए कानूनी प्रावधान क्या है। ऊपर मैंने आपको बताया था वार्षिक आम बैठक क्या होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा डीपली बताया गया है। कंपनी न्यायाधिकरण के समापन के मामले में आधिकारिक परिसमापक की शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो आप उसको देख सकते हो यहाँ पे। अब बहुत वीडियो बड़ी हो चुकी है तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे अब हम आपको कि इनके क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर देना। तो अब यहाँ पे आता है विदेशी कंपनी को परिभाषित कीजिए। यार जो विदेशी कंपनी यहाँ पे किसी देश में सार्वजनिक, निजी या सरकारी स्वामित्व वाली विभिन्न प्रकार की कंपनियाँ काम करती हैं, ठीक है। विदेशी कंपनी एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारत के बाहर निगमित है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉरपोरेट वेल बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ज़रूर करना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉरपोरेट वेल क्या होता है, तो आप इसको पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आता है, 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, किसी में भी आ सकता है। फिर आता है इंडोर प्रबंध के सिद्धांत का वर्णन करें। ऊपर बता चुका हूँ। किसी कंपनी का सदस्य कौन बन सकता है, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जब भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। किसी कंपनी का वैधानिक बैठक क्या होती है, किसी कंपनी के निदेशक की कानूनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अब यहाँ पे ख़त्म हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना अपडेट फॉल को, क्योंकि आने वाले टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा।